सम्मानित शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा विषय इतिहास में मैं डॉक्टर विनोद यादव, प्रवक्ता इतिहास, सर्वोदय बाल विद्यालय बीटी ब्लॉक शालीमार बाग, अपनी अनुभवी इतिहास टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज को फैसिलिटेटर हैं हमारी टीम कोऑर्डिनेटर लेक्चरर डॉक्टर हरिता अरोरा मैम, कोर एकेडमिक यूनिट से, सविता मैम, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 शकरपुर से, और यूट्यूब पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं प्रज्ञा सिन्हा मैम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका से, नीता सिंगल मैम, राजकीय कन्या विद्यालय एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से। तो ये जरूरी गाइडलाइंस आपके लिए हैं विद्यार्थियों, कुछ जरूरी दिशा निर्देश कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई न दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें, वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसे बड़ा करें और चैट बॉक्स का इस्तेमाल केवल और केवल प्रश्न पूछने के लिए करें। एक्नॉलेजमेंट कि विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, गुणात्मक बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक, गूगल सर्च, यूट्यूब, हिस्टोरिकल चैनल से जो सोर्सेज लिए हैं वो केवल और केवल नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए हैं और विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए हैं। सभी संदर्भों का प्रयोग केवल शैक्षणिक और विशुद्ध रूप से गैर व्यवसायिक उद्देश्य से किया गया है। यदि प्रस्तुति में कोई विसंगति या भूलवश त्रुटि पाई जाए तो उसे तदनुसार सुधार लिया जाएगा। तो आज हम चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको अब इंतजार है, प्रतीक्षा है कि पिछले कक्षा में गूगल फॉर्म के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके परिणाम जानने का, और उस परिणाम जानने के लिए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हरिता अरोरा मैम से। ओवर टू यू डॉक्टर हरिता अरोरा मैम। A very good morning to everyone, all the students और टीचर्स जो वहां पर हमारे साथी लोग जुड़े हैं। कौन बनेगा इतिहास पति की इस बार की श्रृंखला में हमें जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं, इस बार मिले 39,960 रिस्पॉन्सेज, और उसमें फास्टेस्ट फिंगर्स यानी विजयी तो बहुत सारे हैं, वो भी विजेता हैं जिन्होंने अपने आप को सुधार किया देखने के बाद जो भी उनकी गलती थी। लेकिन इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन बनेगा इतिहास पति के, वो 10 बच्चे हैं। सारण्या जीजी ट्रिपल एस नंबर 3 बदरपुर से, महिमा जीजी ट्रिपल एस अंबिका विहार से, तीसरे नंबर पर है राहुल चौहान एसबीबीटी बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से, चौथे नंबर पर है रेणुका एसकेवी विजय कॉलोनी बवाना से, पांचवें नंबर पर प्रिया गवर्नमेंट कोएड ट्रिपल एस बकरवाला से, छठे नंबर पर दीपांशु आरपीवीवी सिविल लाइंस, और सातवें नंबर पर है मनजोत कौर एक बार फिर जीजी ट्रिपल एस अंबिका विहार से, आठवें नंबर पर निशा श्रीवास्तव जीजी ट्रिपल एस बदरपुर नंबर 3, और 9 नंबर पर है भरत एसएसएलटी गुजरात ट्रिपल एस राजनिवास मार्ग से, और 10वें नंबर पर है फिजा एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार से। तो ये रहे हमारे इस बार के 10 कौन बनेगा इतिहास पति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और बच्चों करते रहिए, रिस्पॉन्सेस देते रहिए, आपकी अपनी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। और इसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के विजयनगर के जो पन्ने खुलते जाएं, उससे पहले चलिए अपनी कहानी कहते ऐतिहासिक स्रोत में आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। सामने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक जंजीर। दिखने में तो बहुत साधारण सी जंजीर है कि जंजीरें होती ही है, क्या बात हो गई इसमें। लेकिन बच्चों, ये जंजीर आज से 1000 साल पुरानी और लोहे की नहीं है। ये जंजीर बनी है पत्थरों से। तो हम्पी के मंदिरों में स्थापत्य के नमूनों में पिछली बार हमने बात की थी म्यूजिकल खंभों की, जिसमें से सारे गामा की पूरी तान निकलती है। और इस बार आपने देखा ये जंजीर जो पत्थरों से बनाई गई है, केवल पत्थरों से। इसी श्रृंखला में स्थापत्य नमूनों की जब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने आ रहा है एक वीडियो, और उसमें हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की, जो कि तंजावुर में है। विजयनगर साम्राज्य के जितने शासकों ने भी
मंदिर बनवाए। ये मंदिर चोलों और होयसालों द्वारा बनाई हुई परंपरा को ही विजयनगर के शासकों ने आगे बढ़ाया। तो ये है तंजावुर का मंदिर तमिलनाडु में, और इसको बनवाया है चोल शासक राजराज चोला ने 1003 से 1010 के बीच में। ऐसी क्या खास बात है इस मंदिर के बारे में? इसका गोपुरम आप देख सकते हैं, एक लंबा पिरामिड की तरह टावर, 216 फीट हाइट का, आज से 1000 साल पहले। और कमाल की बात देखिए, 1.3 लाख टन ग्रेनाइट यूज हुआ है। 1 टन बराबर होता है 100 किलो के, तो 1.3 लाख टन आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। और एक और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उसके आसपास इतने पत्थर इस्तेमाल किए, ना कोई पहाड़ है, ना कोई चट्टानी हिल है। तो ये पत्थर आया कहां से? इतने बड़े बड़े हैवी पत्थर कहां से लाए गए? देखिए, कहा जाता है कि उस समय करीबन 3000 हाथियों को लगाया गया था इन पत्थरों को लाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से। ये जो इसका स्थापत्य है इस मंदिर का, वो इंटरलॉक सिस्टम पर बेस्ड है। जो विजयनगर पर आपने पढ़ा, कहीं सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, फनाकार पत्थर के टुकड़े एक दूसरे के संग जोड़े गए। ये वो मंदिर है जिसकी परंपरा को विजयनगर के शासकों ने आगे बढ़ाया था। कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, इस तरह पजल टेक्निक से एक पत्थर को दूसरे के संग लॉक किया गया। अगर हम तुलना करें इसकी इंग्लैंड के अंदर बिग बेन की और फ्रांस में लीनिंग टावर पीसा की, तो वो लीन होने लगे हैं, टेढ़े होने लगे हैं। लेकिन ये 1000 साल पुराना मंदिर आज भी सीधा एकदम 0 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ खड़ा है ना कमाल की बात? कारण क्या है? कारण इसका यह है कि इसका बेस जमीन में बहुत नीचे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं मिस्र के पिरामिड जिस तरह से बने होते थे, बेस चौड़ा, उसी तरह से इसका बेस चौड़ा है। एक और खास बात है इस मंदिर की कि यहाँ पर मिलने वाला नंदी बैल, नंदी बैल पर हम जाएं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस मंदिर के बेस को जो बनाया गया है, प्लेन पत्थर पर बनाया गया है, नीचे नींव नहीं खोदी गई है। और जो पत्थर मंदिर के टावर यानी गोपुरम में सबसे ऊपर रखा गया कुंभकम, उसको माना जाता है कि एक अकेला पत्थर 81 टन और 1 टन बराबर 100 किलो के एक सिंगल रॉक से बनाया। कैसे पहुंचा दिया? आज की तरह तकनीक नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई पावर मशीन नहीं, इतने हैवी पत्थर को ऊपर कैसे पहुंचा दिया गया? है ना कमाल की बात? उस गोपुरम के ऊपर राज करता एक मुकुट सा ये पत्थर, ये पहुंचाया गया ऊपर तक। ये देखिए, ये बना रैंप, ना सीढ़ी ना कुछ, इस रैंप से गए 6 किलोमीटर लंबे रैंप पर हाथी, घोड़ा, बैल और काम करने वाले मजदूर यहां से पत्थर ऊपर तक लेकर के गए। और हम बात कर रहे हैं आज से 1000 साल पहले की। तो चलिए, जिस नंदी बैल की मैंने बात की, आइए ये रहा वो नंदी। नंदी जो है एक सिंगल पत्थर से बनाए गए और 13 फीट ऊंचे, 13 फीट ऊंचे नंदी बैल। और आज से 1000 साल पहले बना ये मंदिर कितने जो है अर्थक्वेक सह चुका है, लेकिन आज भी खड़ा है आपके हमारे सामने। तो थैंक यू मद्रास फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो हमने नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया। थैंक्स अ लॉट टू यू। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू मैम। विद्यार्थियों, डॉक्टर हरिता अरोरा मैम ने अभी तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का ये बेजोड़ टूर आपको कराया। तो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र, और धार्मिक केंद्र भी पिछली कक्षाओं की तरह आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और धार्मिक केंद्र के अंतर्गत हम आपको विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे। हम पढ़ेंगे महलों, मंदिरों तथा बाजारों के अंकन के बारे में, और हम जानेंगे उत्तरों की खोज में प्रश्न। धार्मिक केंद्र के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, राजधानी का चयन। बेटा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित पहाड़ी आप देख रहे हैं, और ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा हुआ ये पूरा परिवेश देख रहे हैं। विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का चयन यहाँ के शासकों ने पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से रक्षा के लिए इस जगह पर इसलिए किया क्योंकि यह स्थान पहाड़ियों के प्राकृतिक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। पौराणिक रामायण काल का किष्किंधा पर्वतीय क्षेत्र ही वर्तमान का हम्पी शहर है। बेटा, स्थानीय मान्यताएं हैं और यहाँ के लोगों का विश्वास है, उसके अनुसार ये पहाड़ियां रामायण काल का किष्किंधा पर्वतीय क्षेत्र मानी जाती हैं, जहां पर दो सगे भाइयों
बाली और सुग्रीव का वानर राज्य था और ये पहाड़ियां भी उनके राज्य की रक्षा करती थी। चित्र में आप देख रहे हैं, ये पंपा देवी और विरूपाक्ष भगवान, स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी द्वारा विरूपाक्ष देवता भगवान शिव से विवाह के मन्नत के लिए तपस्या। बेटा, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास था, ऐसी मान्यता थी कि इन पहाड़ियों में स्थानीय मातृ देवी, जिसे हम पंपा देवी के नाम से भी जानते हैं, तो पंपा देवी ने विरूपाक्ष देवता से विवाह के लिए इन पहाड़ियों पर तप किया था। विरूपाक्ष देवता और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व व मौजूदगी की वजह से विजयनगर राजधानी का चयन। बेटा, क्योंकि इस स्थान पर विरूपाक्ष देवता व पंपा देवी का मंदिर पहले से ही स्थापित था, मौजूद था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में विजयनगर राजधानी का चयन यहाँ के शासकों के द्वारा किया गया। भगवान विरूपाक्ष विजयनगर राज्य के संरक्षक, पालक पोषक माने जाते हैं और शासकों के अन्नदाता माने जाते हैं। विद्यार्थियों, भगवान विरूपाक्ष जो भगवान शिव का ही एक रूप है, विजयनगर के लोगों और शासकों का विश्वास था, उनकी मान्यता थी कि वो हमारे राज्य के पालक पोषक हैं, हमारे अन्नदाता हैं। राजकीय आदेशों एवं राज्याज्ञाओं पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। विजयनगर के शासक अपने आप को भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, यानी बेटा वो स्वयं को विरूपाक्ष देवता का प्रतिनिधि मानकर शासन करते थे, रिप्रेजेंटेटिव मानकर शासन करते थे। इसलिए राजकीय आदेशों पर, इसलिए जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उन पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था, लिखा हुआ होता था। शासकों द्वारा हिंदू सूरत राणा, हिंदू सुल्तान पदवी को धारण करने का अभिप्राय। बेटा, हिंदू सूरत राणा ये संस्कृत का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? कि अरबी भाषा में जो सुल्तान, हिंदू सुल्तान है शब्द, उसका ये संस्कृत में अनुवाद है और यह एक पदवी होती थी जिसे विजयनगर के शासकों ने धारण किया और यह उनके देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंध होने का इंडिकेशन भी है। शासकों द्वारा पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाना और नवीनता के साथ विकसित करना। विद्यार्थियों, विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक यानी पहले से चली आ रही धार्मिक परंपराओं को भी अपनाया और न केवल अपनाया बल्कि अपनाने के साथ साथ बेटा इन परंपराओं को उन्होंने नवीनता के साथ विकसित भी किया। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया। विद्यार्थियों, चूंकि विजयनगर के शासक अपने शासन को विरूपाक्ष व विट्ठल देवता का प्रतिनिधि मानकर अपना शासन संचालित करते थे, बेटा इसलिए यहाँ के शासकों ने मंदिर निर्माण स्थापत्य कला को विशेष रूप से बढ़ावा दिया, टेंपल बिल्डिंग को एनकरेज किया। मंदिरों के रखरखाव व कुशल संचालन के लिए भूमि अनुदान व धन दौलत आदि दान देने की व्यवस्था। बेटा, विजयनगर के शासक और शहर का जो धनाढ्य वर्ग था, जो रिच थे यानी सेठ, साहूकार और बड़े जमींदार, वो मंदिरों के रखरखाव के लिए, मंदिरों की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए भूमि अनुदान तो देते ही थे, भूमि अनुदान के साथ साथ विद्यार्थियों वे धन दौलत भी मंदिर को दान में देते थे। पल्लव, चालुक, होयसाल और चालुक राजवंशों के राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिरों के पुरावशेष भी मिले हैं। अभी आपको डॉक्टर हरिता अरोरा मैम ने चोल राजवंश के जो राजा थे राजराज प्रथम, उनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो विद्यार्थियों, विजयनगर की राजधानी विजयनगर से और हम्पी के आसपास के क्षेत्र से पल्लव वंश, चालुक्य वंश, होयसाल और चोल राजवंशों के राजाओं के द्वारा बनवाए गए द्रविड़ स्थापत्य शैली मंदिरों के पुरावशेष भी मिले हैं। हेमकूट की पहाड़ी आप चित्र में देख रहे हैं और उनकी तलहटी में आप देख रहे हैं ये दूसरे धार्मिक स्थल। हेमकूट की पहाड़ियों से कई धर्मों के पूजा स्थलों के अवशेष मिले हैं। बेटा, विजयनगर राजधानी हेमकूट पहाड़ियों से घिरी हुई थी और चित्र में आप देख रहे हैं कि इन पहाड़ियों की तलहटी से अनेक जैन मंदिर एवं वैष्णव धर्म के पुरावशेष मिले हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में अन्य धार्मिक परंपराओं का प्रचलन था जो पहले से चली आ रही थी। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में मंदिर। विद्यार्थियों, धार्मिक उत्सव हो या धार्मिक त्योहार हो, धार्मिक मेलों का आयोजन हो, शादी विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर इस मंदिर परिसर का प्रयोग
अनेक प्रकार के दैनिक जीवन के सामानों का क्रय विक्रय करने के लिए और जो दैनिक जीवन में वस्तु में प्रयोग किए जाती थी उनकी खरीद फरोख्त करने के लिए भी इन मंदिर परिसरों के सभागारों का, सभा कक्षों का सदुपयोग होता रहा। शिक्षा केंद्र के रूप में मंदिरों को पहचान मिली। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो सभागार है, जो सभा कक्ष है, वहां पर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, विजयनगर के मंदिर के लोग, विजयनगर के जो मंदिर हैं वो लोगों की श्रद्धा, आस्था व पूजा अर्चना के देव स्थल तो थे, लेकिन इसके अलावा ये मंदिर औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के केंद्र भी थे। तो मंदिर परिसर में बनाए गए कमरों या सभागारों में पंडित या पुरोहित वर्ग की देखरेख में शैक्षणिक क्रियाएं संपन्न होती थी और इन शैक्षणिक क्रियाओं के अंतर्गत व्याकरण, ज्योतिष, गणित और धर्मशास्त्रों की पढ़ाई विधिवत ढंग से होती थी। राजाओं की सत्ता संपत्ति, राजाओं की सत्ता संपत्ति और विश्वास के समर्थन और मान्यता की पहचान के रूप में मंदिर। बेटा, विजयनगर के भव्य, विशाल, समृद्धशाली मंदिर, वहां के राजाओं के गौरव, वहां के राजाओं के वैभव यानी प्रॉस्पेरिटी, वहां के राजाओं की महानता और विजयनगर की राजाओं की सत्ता, पावर की पहचान को इंडिकेट करते हैं। विजयनगर के शासकों की मंदिर यात्राओं को राजकीय अवसर की पहचान। विद्यार्थियों, विजयनगर के राजा राजकीय समारोह के अवसर पर अपने विश्वास पात्र मंत्रियों और अपने विश्वास पात्र नायकों के साथ मंदिरों की यात्राएं करते थे। राजाओं के चित्रों एवं मूर्तियों को आप देख रहे हैं कि मंदिर परिसर में वो प्रदर्शित किए जाने लगे। विजयनगर के शासकों की देवी देवताओं व मंदिरों के प्रति अटूट आस्था थी, श्रद्धा थी और उनके प्रति विश्वास था, लगाव था। इसलिए बेटा, कालांतर में यानी समय के साथ साथ राजाओं के चित्रों, राजाओं की मूर्तियों को मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया जाने लगा। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, गोपुरम यानी मंदिर का प्रवेश द्वार। आप चित्र में देख रहे हैं भव्य और विशाल प्रवेश द्वार, मंदिर भव्य एवं विशाल संरचनाएं और मंदिर स्थापत्य के नए तत्व व डिजाइन। विद्यार्थियों, विजयनगर शासकों द्वारा बनवाए गए शानदार और विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार व मंडपों ने मंदिर आर्किटेक्चर को एक नया डिजाइन, एक नया रूप दिया। असलियत में बेटा, स्ट्रक्चर, ये शानदार संरचनाएं राजकीय सत्ता की प्रॉस्पेरिटी की गवाही देती हैं। राजाओं की शान और शौकत के प्रतीक विशाल गोपुरम एवं उनका विशेष भाव। बेटा, असल में राजाओं ने अपने विजय के उपलक्ष्य में या राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर इन विशाल गोपुरमों का निर्माण करवाया और राजाओं की शान और शौकत के प्रतीक इन विशाल गोपुरम यानी राजकीय प्रवेश द्वारों के सामने जो केंद्रीय देवालय थे, जहां पूजा की जाती थी, जो गर्भगृह में स्थापित होते थे, उन देवालयों के शिखर होते थे, उन शिखर के सामने, वो शिखर भी इन विशाल संरचनाओं के सामने बौने नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। ये आप मंडप का चित्र देख रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं विशाल स्तंभों वाले गलियारे। मंडप स्थापत्य कला की अन्य प्रमुख विशेषता है ये मंडप व विशाल स्तंभों वाले गलियारे। विद्यार्थियों, मंदिर स्थापत्य की जो दूसरी खासियत है, जो दूसरी प्रमुख विशेषता है, वो ये है शानदार मंडप और विशाल खंभों वाले गलियारे। बेटा, मंडप क्या होते थे? मंडप गर्भगृह यानी जो देवालय के ठीक सामने बना दालान या एक छायादार और खूबसूरत नक्काशीदार एक कमरा होता था, जो आप देख रहे हैं, और जहां पर बैठकर जो श्रद्धालु लोग होते थे वो अपने देवता की पूजा अर्चना और अपने देवता के सम्मान में, उनकी श्रद्धा में, उनकी आस्था में वो भजन कीर्तन या यज्ञ अनुष्ठान कर सकते थे। और नीचे आप देख रहे हैं खंभों पर बारीक नक्काशी और शिल्प की सुंदरता से सजे हुए विरूपाक्ष मंदिर के कॉरिडोर देख रहे हैं आप, गलियारे देख रहे हैं। यह मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता को उजागर करते हैं। और आप विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में हम जानेंगे। ये देख रहे हैं आप चित्र में विरूपाक्ष मंदिर का अद्भुत और विहंगम दृश्य। भौगोलिक स्थिति अगर हम विरूपाक्ष मंदिर के लें तो विद्यार्थियों, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर जो हेमकूट की पहाड़ी आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं,
उसकी तलैटी में यह मंदिर स्थित है। जहां तक विरूपाक्ष शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ का सवाल है, तो बेटा नाम से ही स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, विरूप और अक्ष। विरूप माने विलक्षण, यूनिक, और अक्ष माने आंख। और बेटा यूनिक आंखों वाला यानी अद्भुत आंखों वाला भला भगवान शिव के अलावा कौन हो सकता है, इसलिए भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा गया है। तो भगवान शिव के ही स्वरूप है भगवान विरूपाक्ष, और उनका मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित हेमकूट पहाड़ी की तलैटी में स्थित था, और वर्तमान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के हम्पी शहर में स्थित है। बेटा विरूपाक्ष मंदिर आधुनिक कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हम्पी शहर में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर की प्राचीन संरचना के निर्माण का काल, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों की कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत हुआ। मंदिर की जो प्राचीन संरचना है, जो एंसेंट स्ट्रक्चर है, वो 9वीं से 10वीं सदी पुराना है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद यानी 1336 में विद्यार्थियों, विजयनगर की स्थापना के बाद विजयनगर के शासकों की देखरेख में विरूपाक्ष मंदिर को विस्तृत किया गया, बड़ा किया गया। बेटा आप देख रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार, जिसे द्रविड़ स्थापत्य शैली में गोपुरम कहा जाता है। बेटा यह गोपुरम एक पिरामिड की आकृति में 9 मंजिल बना हुआ है। हर एक मंजिल पर शानदार शिल्प की सजावट और नक्काशी है। और ये आप देख रहे हैं हेमकूट पहाड़ियों से घिरा विरूपाक्ष मंदिर का एक विहंगम दृश्य, यानी एक शानदार नजारा, जो दूर से ही पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर लेता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये आप देख रहे हैं मंदिर की दीवार पर बने छोटे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, और आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित दूसरे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां। और यह है मंदिर परिसर का आंगन, और आंगन में बने हुए कमरे, और यह है ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों से सुरक्षित मंदिर की दीवारें। और बेटा इन दीवारों पर बने हुए अनेक छोटे छोटे मंदिर। बेटा आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में बने हुए ये सभागार, जिनका उपयोग समय समय पर आयोजित विभिन्न धार्मिक उत्सवों, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए होता था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला। तो प्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राय की राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मंडप व पूर्वी गोपुरम का निर्माण किया गया। जी आप गोपुरम देख रहे हैं। 1509 ईस्वी में राजा कृष्ण देव राय, जो विजयनगर के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये पूर्वी गोपुरम का निर्माण किया गया, जो विरूपाक्ष मंदिर के परिसर की पूर्वी दिशा में स्थित है। और बेटा ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, इसकी भव्यता, इसकी विशालता और इसकी स्थापत्य कला इतनी अद्भुत है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये भारत का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। ये है बेटा विरूपाक्ष मंदिर का एक लेआउट, एक रेखा चित्र, जिसके द्वारा हम थोड़ा और द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में बने इस मंदिर को जान सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि ये आप द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने विरूपाक्ष मंदिर का जो आप ये विमान देख रहे हैं, लिखा हुआ है जहां पर कि जो गर्भगृह होता था, वो गर्भगृह जो मेन देवालय था, जहां पर भगवान विरूपाक्ष का जो शिवलिंग स्थापित था, इसके ठीक ऊपर की जो छत है, इसको हम विमान कहते थे। और विमान के ऊपर की जो मंजिलें हैं, विमान की छत से ऊपर जो 9 मंजिल बनी हुई हैं, जो 50 मीटर ऊंची हैं, इसको हम शिखर कहते थे। और मुख्य देवालय के गर्भगृह के ठीक सामने वाला जो दालान आप देख रहे हैं, जो बड़ा विशाल कमरा देख रहे हैं, इसको हम मंडप कहते थे। और ठीक सामने आप ये नंदी की प्रस्तर प्रतिमा देख रहे हैं, पत्थर की प्रतिमा जो स्थापित है मंडप के सामने आप देख रहे हैं। और ठीक मंदिर के सामने आप देख रहे हैं गोपुरम, यानी मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। और बेटा दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं, उनके अलावा इस मंदिर की एक खास विशेषता है कि इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है, वो दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। यह है विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा, जो आप देख रहे हैं कि ये पूर्वी दिशा में
ये विशाल गोपुरम है, मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये आपके सामने मंदिर परिसर है। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये अनेक छोटे छोटे मंदिर और सभा कक्ष, सभागार हैं। ये विशाल सभागार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंडप है और ठीक मंडप के सामने जो देवालय है, ये देवालय है, इसको गर्भगृह भी कहते हैं और उत्तरी दिशा का ये गोपुरम है जिसके माध्यम से हम जलाशय तक पहुंच सकते थे। ये जलाशय है और ये और सारे मंदिर परिसर में जो स्थापित हैं, जो स्थित हैं, ये अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा विठल मंदिर। बेटा द्रविड़ स्थापत्य शैली में जो विठल मंदिर है, ये हम्पी के बाजार क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और इसकी खूबसूरती, इसके पत्थरों की नक्काशी और इसकी शानदार वास्तुकला पर्यटकों का मन मोह लेती है और अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मंदिर, विठल मंदिर का जो है प्रवेश द्वार गोपुरम और उसके ठीक सामने ये रथ मंदिर, इसका निर्माण राजा कृष्ण देव राय ने 16वीं सदी में करवाया। ये आप चित्र में भगवान विठल, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, उनका ये चित्र है। विठल मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विठल देवता भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं और गौरतलब है कि बेटा महाराष्ट्र में भगवान विष्णु की पूजा होती थी और भगवान विष्णु की पूजा यानी विठल स्वामी देवता के रूप में की जाती थी। कर्नाटक के हम्पी में विठल देव मंदिर की स्थापना व पूजा अपने आप में बहुत बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है। यह कर्नाटक में जो विठल देव मंदिर की स्थापना की गई, यानी भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में, यह विजयनगर शासकों के उदारवादी नजरिए व सम्मिलित संस्कृति का परिचायक है, इंडिकेशन है। विठल मंदिर की स्थापत्य कला, ये आप देख रहे हैं कि सभागार, विठल मंदिर के सभागार देख रहे हैं। विरूपाक्ष मंदिर की तरह विठल मंदिर के प्रांगण में भी कई सभागार बने हुए थे और इनका उपयोग बेटा अनेक धार्मिक उत्सवों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जाता था। इस मंदिर की शोभा, सुंदरता और आकर्षण बनाने वाला अनूठा रथ भी आप मंदिर परिसर की पूर्वी दिशा में देख रहे हैं और यह जो मंदिर था, यह पत्थरों से बना अनूठा रथ मंदिर है और पत्थरों के मंदिर परिसर की पूर्वी दिशा में स्थित है और इसे गरुड़ मंडप के नाम से भी जाना जाता था। विठल मंदिर की सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता है बेटा इसके म्यूजिकल पिलर्स। आप देख सकते हैं तो बेटा मंदिर में कुल मिलाकर 56 स्तंभ, 56 खंबे ऐसे थे जिन्हें हाथों से थपथपाने पर संगीत की सरगम यानी 7 स्वरों की ध्वनि सुनाई देती थी और विशेष तौर पर विद्यार्थियों इन 56 स्तंभों को संगीत स्तंभ यानी सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता था। भगवान विठल देवता की मूर्ति को भीतरी गर्भगृह में स्थापित किया गया था विद्यार्थियों, और इस गर्भगृह में केवल मंदिर का मुख्य पुजारी ही प्रवेश कर सकता था। ये आप देख रहे हैं 50 रुपए का नोट और इस नोट पर अंकित था हम्पी के रथ मंदिर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 रुपए के नोट पर अंकित कर इस बेशकीमती धरोहर के महत्व और इस रथ मंदिर की गरिमा को उजागर किया। तो बेटा विरूपाक्ष मंदिर की भांति यह विठल मंदिर भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उस पर लेकर चलता हूं, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हरिता अरोरा मैम से विशेष व्याख्या के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर हरिता अरोरा मैम। थैंक यू। बच्चों अभी अभी आप लोगों ने एक तो वो म्यूजिकल वो देखा जंजीर के साथ, जो आपने पत्थर की जो जंजीर थी उस पत्थर की जंजीर के साथ ये म्यूजिकल जो खंबे थे, उसके साथ ही साथ जब नोट की बात की 50 रुपए के नोट पर एक तरफ है हम्पी का चित्रण और दूसरी तरफ है गांधी जी की तस्वीर। यानी इतिहास जो है केवल तभी नहीं बना, इतिहास
आज भी बन रहा है, जहां नोट के एक तरफ हमने हम्पी ले लिया और नोट के दूसरी तरफ गांधी जी का चित्र। तो जब आज से 1000 साल बाद जब लोग देखेंगे, तो वो इतिहास जो है, मेरा कहने का मतलब है, आज भी बन रहा है, निरंतर बन रहा है, पल पल इतिहास बन रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों की विजयनगर के बारे में, क्योंकि जिन महलों, जिन मंदिरों के बारे में आपको हमने इतनी डिटेल में बताया, उनके बारे में एक एक बात का चित्रण हुआ कैसे, उसकी प्लॉटिंग कैसे की गई। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, देखिए आप देख सकते हैं या मैप के अंदर हम्पी पीले में आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर में। विदेशी, उस समय कई सारे विदेशी यात्री आए, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, न्यूनेज है, डोमिनिको पेज है, इन सब ने अपना कोई ना कोई चित्रण छोड़ा। इसलिए विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों ने हमें मदद की। दूसरी चीज, हम्पी के भग्नावशेष, यानी जो अवशेष बचे हैं, चाहे वो बचे कुछ अवशेष हो महानवमी डिब्बे के, चाहे लोटस महल हो, चाहे हजारा राम मंदिर हो, या जो है जिन मंदिरों की बात अभी सर ने आपके संग की वो हो, तो हम्पी के भग्नावशेष या बचे हुए जो भी उस समय के मंदिर है, स्थापत्य के नमूने हैं, वो भी हमारे लिए उसके इतिहास के स्रोत हैं। और जो है कॉलिन मैकेंजी का इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल है कि उन्होंने मंदिरों के पुजारियों के संग बात की, जो मौखिक इतिहास चला आ रहा था उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई, भवनों की पिक्चर्स ली गई, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत में जो भी साहित्य लिखा गया था उस समय का, चाहे वो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई अमुक्त मल्यड ही क्यों ना हो, उन सब साहित्य का मिलान किया गया, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से भवनों के चित्रों को देखा गया और सबका मिलान करके इतिहास निर्माण किया गया। इसी के साथ आप इन चार के साथ एक नीचे की तरफ एरो आया देख रहे हैं कि 1980 के दशक से भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की महत्वपूर्ण योजना का आरंभ, यानी डॉक्यूमेंटेशन, अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, दैट वाज टू डॉक्यूमेंटेड, यानी उसका चित्रण करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, एक जगह पिरोना, एक माला के धागे में पिरोने की तरह, ताकि एक खूबसूरत सी इतिहास की, यानी विजयनगर के इतिहास की माला तैयार हो जाए। तो देखिए 1980 के प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ, अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, पूरे क्षेत्र के डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी थी, वो थी उसका मानचित्र तैयार करना। अब ये मानचित्र, और बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में ये मानचित्र तैयार किया गया। कैसे किया गया, आप यहां पर देख सकते हैं कि उस पूरे हम्पी के उस क्षेत्र को 25 वर्गाकार यानी स्क्वायर भागों में बांटा गया। वो स्क्वायर भाग आपको यहां दिखाई भी दे रहे हैं, ए के नाम से बी, सी, डी, ई, और एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन के अंदर आपको एक छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा है। जरा हम इसको जूम करके देखते हैं, क्योंकि पूरे 25 वर्गाकार भागों को बांटने के बाद उस वर्गाकार प्रत्येक भाग को उसके छोटे भाग में भी बांटा गया। उसका एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं एन भाग से। ये देखिए, ये जूम होकर के आपके सामने एन आया, और इस एन के अंदर एक बार हम स्लाइड में फिर पीछे जाते हैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये देखिए, एम के बाद एन है, एन को हमने जूम किया, जूम हुआ, यानी जो वर्गाकार भाग में उसको बांटा गया था, उस वर्गाकार भाग को पुनः और छोटे भाग में बांटा गया। उसको नाम दिया गया एन ए, एन बी, एन सी, एन डी। ये हर वर्गाकार भाग के संग किया गया। जब इसको पूरा भागा बांटा गया, क्यों बांटा गया, ताकि एक एक छोटे छोटे हिस्से में कहां पर जो है हम्पी है, कहां पर कमलपुरम जलाशय है, कहां कुछ और है, कहां सड़कें हैं, कहां बाजार है, उनको दोबारा से जीवंत किया जा सके, देखने के लिए कि चीजें कहां कहां कैसे रचती थी, कैसे बसती थी, कैसे उसके अंदर जीवंतता थी। केवल उसको छोटे भागों में ही नहीं बांटा गया, फिर उसको और छोटे भागों में बांटा गया, जैसे आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं। एन को आपने यहां ध्यान से देखा, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी। इसी तरह से एन आई के पास आते हैं और वहां पर है एन एम के अंदर, यानी एन आई और एन एन के बीच में आपको दिख रहा है, जरा हम इसको जूम करें, यानी एन एम को और छोटे भाग में बांटा गया। ये देखिए, ये एन एम। एक बार फिर हम पीछे आते हैं और फिर से जूम करते हैं।
ये देखिए NI से ये गया NM। अब यहां पर आप देख सकते हो कितनी डिटेलिंग है, यानी कहां से सड़क निकल रही है, कहां पर मंदिर है, कहां पर देवालय है, छोटा देवालय है, कहां पर घर है। इस तरह से चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसकी डिटेलिंग डॉक्यूमेंटेशन का ये मानचित्र निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। और जो है इस तरह से कहाँ स्थिति की पहचान करके कि कहां पर स्तंभ थे, यानी पिलर्स किधर थे, पिलर्स के आधार कहाँ थे, मंच कहाँ था, और एक समय में जहां पर बाजार हुआ करते थे, जीवंतता दौड़ती थी, वो जीवंतता को हमने इन मानचित्रों के द्वारा पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई इस महत्वपूर्ण परियोजना के द्वारा। तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूं यहां तक मैं अपनी बात समझा पाई हूं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि उस समय जो है जॉन एम फ्रिट्ज थे, जॉर्ज मिशेल थे, SM नागराज थे, इन्होंने इस जगह पर, इस विजयनगर के इस जगह पर और इस मानचित्र, इन सब पर बहुत काम किया। और उन्होंने ये लिखा कि याद रखना बहुत जरूरी है कि विजयनगर के स्मारकों के अध्ययन में जो खत्म हो चुकी चीजें, क्योंकि बात हो रही है एक उस उष्ण कटिबंधीय एनवायरमेंट में जहां लकड़ी वगैरह जल्दी बच नहीं सकते, ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो लकड़ी के बने हुए जो पिलर्स थे, जो उसके टेक थे, ब्रैकेट्स थे, धरन था, अंदर की छतें थी, लटकते हुए छज्जे थे, उनके अंदरूनी भाग और मीनारों की पूरी श्रेणी की कहते हैं कल्पना करनी पड़ती है। और प्लास्टर से सजाए और शायद चटकीले रंगों से जो चित्रित थे, किसी समय जीवंत दिखते थे, उन सब की हमें कल्पना करनी पड़ती है। हालांकि लकड़ी की जो संरचनाएं अब नहीं है, पत्थर अस्तित्व में है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी कहा, भारत का जो क्लाइमेट है उष्ण कटिबंधीय, उसमें जो चीजें जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे लकड़ी जैसी चीजें, वो इतने लंबे समय तक नहीं रह सकती। लेकिन पत्थर की बनी हुई संरचनाएं आज भी अस्तित्व में है। ये यात्रियों के जो छोड़े हुए उस समय के विवरण हैं, उनके आधार पर उस समय के जीवन को हम इतिहास को रिलिव, यानी उसमें एक जीवन डाल के उसकी कल्पना करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। और देखिए अगली स्लाइड में आपके सामने है कि ये देखिए कई सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर हमें मिले। इतिहास का हमने निर्माण भी किया। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं राजा कृष्णदेव राय का, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, काबिल राजा हुए, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को उसकी उच्च चरम तक संस्कृति को पहुंचाया। तो जो इस समय के भवन है, जो स्थापत्य के नमूने हैं, वो हमें बहुत सारी बातें बता जाते हैं। किलेबंदी है, वो उनकी सुरक्षा संबंधी जरूरतों के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। उनके बनाए भवन, चाहे लोटस महल हो या कोई मंदिर हो, वो हमें उनके विचारों के बारे में, उनके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, उसके फैलाव के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। साहित्य भी, या उनके इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख है, वो भी हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर हम आज भी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। क्या है वो प्रश्न? वो प्रश्न है कि आम लोग, आपके जैसे, मेरे जैसे, हम सबके जैसे आम लोग, आम पुरुष, आम महिलाएं या बच्चे, जब इन प्रभावशाली भवनों को देखते थे, जब उसमें से निकलते हुए सारे गामा को देखते थे खंबे से, तो क्या सोचते थे? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, नहीं मालूम। क्योंकि आम जनता द्वारा लिखे गए कुछ छोड़ा ही नहीं गया जिससे हम उनके इतिहास का निर्माण कर सके, ये समझ सके कि आम व्यक्ति के यहां दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। उसके अलावा जो ये शाही केंद्र थे या जो ये धार्मिक केंद्र थे जो बने थे, क्या आम जनता की पहुंच वहां तक थी? फिर एक प्रश्न चिन्ह है। या फिर जिन लोगों ने इन भवनों को बनाया, इन सारे गामा की म्यूजिक निकलते इन खंभों को बनाया, या जिन्होंने वो पत्थरों की जंजीर बनाई, अपना श्रमदान दिया, वो इन महत्वपूर्ण और इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं
के बारे में यानी प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते थे? एक प्रश्न चिन्ह है। इतनी खूबसूरत मंदिर या महल बनाने वाले ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, प्लानिंग होती होगी। तो उसका नक्शा कौन बनाता था? नहीं मालूम। राजगीर यानी जो मैसनरी का काम करते हैं, दीवारें बनाते हैं, ईंटों को जोड़ते हैं, इमारतों को खड़ा करते हैं, वो, या जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उन पत्थरों को काटने वाले, या उन खूबसूरत सी मूर्तियों को बनाने वाले, जैसे यहाँ कृष्णदेव राय की मूर्ति आप देख रहे हैं, इनको इनको काम करने वाले कहां से आते थे? क्या वो लोग वो युद्धबंदी होते थे जो दुश्मन के क्षेत्र में जीत करके लोगों को बंदी बना करके लाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, या उनको वेतन दिया जाता था उनके काम के बदले में? एक प्रश्न चिन्ह है। फिर इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी परियोजनाओं पर निर्माण की जो गतिविधियां थी, उनका इंस्पेक्शन कौन करता था? कच्चा माल कहां से आता था, कैसे आता था? प्रश्न चिन्ह है, शोध के विषय है, और हो सकता है आप ही में से कुछ उस डिपार्टमेंट में इतिहासकार बन जाएं या आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में चले जाएं, तो आप ही इन प्रश्नों के उत्तर खोज करके लाएं। उम्मीद करती हूं मैं अपनी बात कह पा रही हूं, अपनी बात समझा पा रही हूं। यदि हाँ तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो वो क्विज आ रहा है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, विजयनगर राज्य के संरक्षक विरूपाक्ष देवता को किस भगवान का एक रूप माना गया है? यानी विजयनगर राज्य के जो संरक्षक विरूपाक्ष देवता, क्योंकि विजयनगर के राजाओं ने विरूपाक्ष के नाम पर ही अपने जितने भी संदेश थे जो राज्य के आते थे उन्हीं के नाम पर आते थे। विरूपाक्ष देवता को किस भगवान का रूप माना है? नंबर ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर्स आपके हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी आने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, यस, यानी बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी वो मेरी पिछली बात का जवाब दे रहे हैं, यस मैम, यस मैम। बहुत खुशी होती है जब हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए आंसर जी, किसी का आंसर सी आया, रोहित दास ने लिखा है ए, वंश दत्त ने लिखा है सी, उमेश कुमार ए, और आंसर शिव दे रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे शिव दे रहे हैं, कुछ बच्चे विष्णु दे रहे हैं। तो बच्चों दोबारा से आप जाएंगे, जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया है उनके लिए तालियां, और जो बच्चे कोशिश की उनके लिए भी तालियां। तो यस, आंसर इज 1 सी, गोल्डी सोनी, गुड़िया शाह, सुनील कुमार, हर्ष वेरी गुड, फैजान वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विट्ठल देवता को किस भगवान का रूप माना गया है? विट्ठल देवता को किस भगवान का रूप माना गया है? ए विष्णु, बी महेश, सी ब्रह्मा, या ये डी ये सभी। तो बच्चों आपके आंसर्स की उम्मीद करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स आने चाहिए। विट्ठल देवता को किस भगवान का रूप माना गया है? ए विष्णु, बी महेश, सी ब्रह्मा, या डी उपर्युक्त सभी। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे विष्णु दे रहे हैं, अक्सर विष्णु आंसर आ रहा है। ऋतु भारती, शिवानी, मुस्कान, कोमल, सौरभ कुमार, सिमरन कौर, राहुल, आरजू। तो सर हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करें हमारा सही उत्तर विष्णु, यस। जो बच्चे सही आंसर नहीं दे पाए, वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है, आप दोबारा देखिए, चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। बट मेजॉरिटी बच्चे समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यह चित्र निम्न में से किस मंदिर का है? तो बच्चों आप लोगों ने ये चित्र वीडियो में भी देखा जब स्थापत्य के बारे में बताया। तो यह चित्र निम्न में से किस मंदिर का है? ए विट्ठल, बी विरूपाक्ष, सी बृहदेश्वर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर की हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी। मैं रिपीट करती हूं क्वेश्चन, यह चित्र निम्न में से किस मंदिर का है? क्या ये चित्र विट्ठल मंदिर का है? तो ए लिखिए। विरूपाक्ष मंदिर का है तो बी लिखिए, और बृहदेश्वर मंदिर का है तो सी लिखिए, इनमें से कोई नहीं है तो डी।
अनुष्का सोनू ने सही उत्तर दिया है, वो आंसर दे पा रहे हैं, आंसर्स आने चालू हो गए हैं। काजल, अंशु, जशवीर ने लिखा है बी, साक्षी, कमल, अंजलि ठाकुर ने लिखा है बी, तो हम जल्दी, अंकिता कुमारी, चंदन विश्वकर्मा, यस, इकरा खान वेरी गुड, अभिषेक कुमार, अभिषेक सोनी, मोहम्मद महमूद, बाबूलाल, सभी मेजॉरिटी बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। तो वेरी गुड बच्चों, जिनको आंसर्स में कंफ्यूजन है वो प्लीज वीडियो को दोबारा देखें। तो इस क्विक रिकैप के बाद हम माइंड मैप पर चले, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, कोविड का टाइम है, आप और हम सभी जानते हैं, बहुत जरूरी है कि हम जो सावधानियां बरत रहे हैं उन सावधानियों को हम अभी ना छोड़ें, उनको अपनाते रहें। ये न्यू नॉर्मल है, यानी अपने मास्क को वीक मास्क ना लगाएं, सिर्फ दिखाने के लिए मास्क का उपयोग ना करें, 3 लेयर्ड मास्क का उपयोग करें, वही आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा इस न्यू नॉर्मल पीरियड में। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को जरूर ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, और साथ ही साथ अपने हैंड हाइजीन यानी हाथों को बराबर धोते रहिए और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, बहुत जरूरी है। केवल खुद ही ना करें, अपने आसपास भी इसको जो है आप अपनाएं और अपने आसपास लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं। सॉरी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे के आसपास जब रहते हैं तो दूरी, तो उस दूरी का हम लोग ख्याल रखें। और बहुत जरूरी है, ये हमारी एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि यदि हम आसपास किसी को लापरवाही बरतते देखें तो उसे टोक दें, प्यार से टोक दें, पोलाइटली टोक दें कि प्लीज आप अपना और इस सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सो ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू मैम। बेटा, ये है आपकी स्क्रीन पर माइंड मैप जो हमने अब तक चर्चा की, जो हमने पढ़ा समझा, उसका संक्षिप्त, उसका सारांश। हमने पढ़ा धार्मिक केंद्र के तहत राजधानी का चयन, और गोपुरम और मंडप राजधानी के चयन के अंतर्गत कि यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी, और इन पहाड़ियों पर जो हेमकूट की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती थी, पंपा देवी ने तपस्या की। गोपुरम और मंडप जो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की प्रमुख विशेषता है, उनके बारे में हमने जाना। अभी मैम ने आपके सामने बहुत सुंदर तरीके से समझाया महलों, मंदिरों तथा बाजारों के अंकन के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण, और कि 1980 में विजयनगर प्रोजेक्ट पर एक शुरुआत हुई। और हमने जाना उत्तरों की खोज में प्रश्न, कि कुछ प्रश्नों के उत्तर भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं मिल सकते। यह एक शोध का विषय है, एक अनुसंधान का विषय है। तो ये है बेटा असाइनमेंट, आपका होमवर्क। प्रश्न 1, विजयनगर के धार्मिक केंद्र के अंतर्गत विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला शैली एवं उसके शासकीय महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में गोपुरम और मंडप की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, विट्ठल मंदिर की स्थापत्य कला एवं इस मंदिर के परिसर में स्थापित रथ मंदिर की अनूठी बनावट की व्याख्या कीजिए। और ये है आपका थिंकिंग जोन, ये आपका क्रिएटिव, जो आपकी रचनात्मकता को, आपकी क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए प्रश्न है। आप अपनी मौलिकता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि इमारतें किसी भी देश की सांस्कृतिक समृद्धि और वहां के निवासियों के रुझानों, आचार विचारों की स्पष्ट सूचक होती हैं। इमारतें किसी भी देश की सांस्कृतिक समृद्धि और वहां के निवासियों के रुझानों, आचार विचारों की स्पष्ट सूचक होती हैं। विजयनगर के संदर्भ में यह कथन कहां तक सार्थक है? तो इसी के साथ बेटा आज की कक्षा का समापन करते हैं। आप सभी शिक्षकों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त मैं अपना विशेष आभार व्यक्त करता हूं अपने टेक्निकल टीम का, जिनके अथक प्रयास और अथक परिश्रम से यह वर्चुअल कक्षा आप तक पहुंची। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास होगी 12 अक्टूबर को, और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।